Let's do a quick recap of the chapter alternating current. First of all, we have types of current. First, we have instantaneous current. Instantaneous current is dq by dt, मतलब चार्ज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, करंट का इंटीग्रेशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें चार्ज फ्लो दे देगा. सो एवरेज करंट इज ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिमिट यहाँ पे t1 से t2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, और या फिर इसको हम चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम यानी कि टाइम इंटरवल भी बोल सकते हैं. यानी कि एवरेज करंट होता है कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा. एंड करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें चार्ज फ्लो दे देगा, इसलिए यहाँ पे टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भी है इसका फॉर्मूला. साइन थीटा कोस थीटा की एवरेज वैल्यू इज 0. साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू है वो प्लस हाफ होती है. अगर हमारा जो करंट है वो साइनोसॉइडल फंक्शन है तो इस टाइप का कर्व आएगा, और अगर हमारा कोस का फंक्शन है करंट तो इस टाइप का एक कंप्लीट साइकिल का ग्राफ आएगा. अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर या तो साइनोसॉइडल फंक्शन होगा फिर कोस का फंक्शन होगा, और हमसे एवरेज करंट पूछा जाएगा कि टाइम 0 से 3t/4 तक के लिए बताओ कितना एवरेज करंट फ्लो, मतलब कितना एवरेज करंट फ्लो हो रहा है. सो देखो, यहाँ पर हमें पता है कि साइन और कोस के जो कर्व होते हैं वो बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं. यानी कि अगर एक क्वार्टर का एरिया ए है तो इस वाली क्वार्टर का एरिया भी ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए होगा. ऐसे ही कोस में अगर इसका एरिया ए है, इस क्वार्टर का एरिया भी ए होगा, इसका भी ए होगा और इसका भी ए होगा. ठीक है, बिकॉज दीज आर सिमेट्रिक. सो अच्छा, अब एक क्वार्टर की एवरेज वैल्यू याद रख लेना कि ए बाय, यहाँ एक क्वार्टर के लिए एरिया हो गया ए, और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल हो गया वो हो गया t/4, यानी कि a डिवाइडेड बाय t/4 की वैल्यू 2I0/पाई है. सो एक क्वार्टर की जो एवरेज करंट होता है वो 2I0/पाई होता है. अब जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कितना एवरेज करंट फ्लो होगा टाइम 0 से t/2 तक का, सो कैसे करना निकालना है. सो एवरेज करंट इज टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो टाइम 0 से t/2 तक का कितना एरिया अकोमोडेट हो रहा है, 2a प्लस का 2a, ऊपर वाले एरिया को प्लस लेना है और नीचे वाले एरिया को माइनस लेना है. सो प्लस का 2a डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम है t/2. अब हमें पता है a बाय t/4 की वैल्यू 2I0/पाई है, मतलब कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4a डिवाइडेड बाय t की वैल्यू है 2I0/पाई, वेयर I0 इज मैक्सिमम करंट. सो ये 2 यहाँ पर भी ऊपर चला जाएगा, 4a डिवाइडेड बाय t. अब इसकी वैल्यू तो हमें याद है 2I0/पाई है ना. सो इसके एवरेज यानी कि मतलब देखो, अगर हमसे पूछा जाए एवरेज करंट बताओ टाइम 0 से t/4 तक के लिए या फिर t/2 तक के लिए, तो हमारा जो एवरेज करंट की वैल्यू होगी वो 2I0/पाई ही होगी. बट ऐसे कैसे, क्योंकि देखो जब हम एक क्वार्टर से दो क्वार्टर तक का लेते हैं तो एरिया तो बढ़ रहा है, साथ के साथ ही टाइम इंटरवल भी तो बढ़ रहा है ना. सो ऊपर वाला फैक्टर और नीचे वाला फैक्टर इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे एवरेज करंट वैल्यू सेम आती है. बाकी आप निकाल के भी देख सकते हैं. अगर हमसे पूछा जाए टाइम 0 से टाइम 3t/4 तक के लिए निकालो या फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए निकालो, कोई भी बेसिकली अगर आपसे टाइम इंटरवल के लिए पूछ रहा है तो आप ये वाला इजीली लगा सकते हैं. लेकिन अगर इसके बीच के इंटरवल के लिए पूछा जाए, मतलब अगर हमसे इतने एरिया के लिए अगर एवरेज करंट पूछा जाए तो हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है. बाकी ये यहाँ पर हो जाएगा. ऐसे सेम यहाँ पर जैसे 0 से t/4 तक के लिए क्या, एक एरिया कितना है a, टाइम कितना है t/4, a डिवाइडेड बाय t/4 की वैल्यू है 2I0/पाई, सिंपल है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि टाइम 0 से t/2 तक के लिए बताओ, तो जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, ऊपर प्लस ए नीचे माइनस ए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. मतलब यहाँ पर टाइम 0 से t/2 तक के लिए जो एवरेज करंट है वो 0 आ गया. अब एक चीज और, जो पूरी साइकिल के लिए जो एवरेज करंट होता है वो 0 होता है, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, ऊपर +2a नीचे -2a, तो जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, मतलब जितना पॉजिटिव में चार्ज फ्लो है उतना ही नेगेटिव में चार्ज फ्लो है. सेम यहाँ पर है, जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का. सो एक पूरी साइकिल के लिए जो एवरेज करंट की वैल्यू होती है, वेदर करंट इज साइनोसॉइडल फंक्शन या फिर कोस का फंक्शन होगा, पूरी साइकिल के लिए जो एवरेज करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें करंट या फिर टाइम का ग्राफ इस टाइप से दे रखा है, फिर वोल्टेज और टाइम का ग्राफ कुछ इस टाइप से दे रखा है, तो या तो साइनोसॉइडल हो या फिर कोस वाला ग्राफ, दोनों में IRMS इज I0/√2 और VRMS इज V0/√2 देना है, मतलब आंसर आएगा. और लेकिन अगर इस टाइप का कर्व है हमारे पास V वर्सेस टाइम या फिर I वर्सेस टाइम का, तो इसमें जो IRMS होता है वो I0/√3 होता है,
ये √2 वाली जो वैल्यू है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के लिए, गोल वाले कर्व के लिए ही वैलिड होती है। इस टाइप के लिए यहाँ पे √3 आ जाएगा। और अगर इस टाइप का एक स्क्वायर वाला ग्राफ है, बल्कि ऊपर सिर्फ पॉजिटिव हाफ है, इसमें निगेटिव हाफ नहीं है, तो यहाँ पर सेम वही है आएगा, IRMS इज I0/√2 और VRMS इज V0/√2। लेकिन अगर नीचे भी है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ इस टाइप का स्क्वायर वाला कर्व है, तो यहाँ पे IRMS I0 के बराबर है और VRMS यहाँ पे V0 के बराबर है। नेक्स्ट, अब अगर हमारे करंट में एक डीसी और एसी दोनों कंपोनेंट है, डायरेक्ट करंट भी है और ऑल्टरनेटिंग करंट भी है, तो जो IRMS निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ दोनों की इफेक्टिव वैल्यू को पाइथागोरसली जोड़ देना। मतलब अंडर रूट ऑफ डीसी करंट का स्क्वायर प्लस एसी करंट की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो आरएमएस करंट होती है, और डीसी का तो आरएमएस और मैक्सिमम सब सेम ही होता है, तो इनके बीच में हमें ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। लेकिन अगर हमारे करंट में दोनों ही एसी कंपोनेंट है, तो IRMS निकालने के लिए सबसे पहले हमें नेट I0 निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी एक I0 कंपोनेंट होगा और उसमें भी एक I0 कंपोनेंट होगा। तो जो नेट I0 होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I0(1) का स्क्वायर प्लस I0(2) का स्क्वायर। और यहाँ पे हमें दोनों के I0 को वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, दोनों के बीच में जो भी फेज डिफरेंस होगा उसको हमें ट्रीट करना है एज द एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, सपोज एक साइन का फंक्शन है, कोस का फंक्शन है, या फिर दोनों ही साइन के फंक्शन है एंड 90 डिग्री का उनके बीच में फेज डिफरेंस है, तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला। लेकिन अगर कोई और एंगल है, तो जैसे हम वेक्टर का वो निकालते हैं ना रिजल्टेंट, वैसे हमें वेक्टोरिकली इनको ऐड कर देना, एंड जो नेट IRMS निकल जाएगा, फिर नेट I0 डिवाइडेड बाय √2 कर लेना है। नेक्स्ट वी हैव हीट लॉस इन ऑल्टरनेटिंग करंट। हीट लॉस का फॉर्मूला होता है जिसको हम हीट डिसिपेटेड भी बोलते हैं, दैट इज IRMS का स्क्वायर इंटू Z इंटू टी, या फिर इसका दूसरी फॉर्म है ये कि VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z इंटू टी। वैसे हमने पढ़ा होगा I²RT और V² बाय R इंटू टी, तो ये बस इसी की ही फॉर्म है, लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पे R की जगह नेट रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि इम्पिडेंस आएगा, और यहाँ पे IRMS और VRMS आएगा। नेक्स्ट देखो, अब एवरेज पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला जैसे सेम है, यहाँ पर VRMS डिवाइडेड बाय Z इंटू कोस अल्फा आ जाएगा बस यहाँ पर। और नेक्स्ट हमारे पास है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस अल्फा, और यहाँ पर है IRMS का स्क्वायर इंटू Z इंटू कोस अल्फा। ये एवरेज पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला है, एवरेज पावर। अच्छा, पावर और हीट में क्या फर्क है? पावर इज बेसिकली हीट इन वन टाइम, मतलब कि पर यूनिट सेकेंड और पर यूनिट टाइम। सो इसमें टाइम नहीं आता है, पावर में टाइम नहीं आता है, हीट में टाइम आता है, क्योंकि हीट बेसिकली एक इंटरवल के लिए होता है कि कितने टाइम में कितनी हीट डिसिपेट हो रही है, और पावर होता है पर यूनिट टाइम के लिए कि एक सेकंड में कितनी हीट डिसिपेट हो रही है। सो सेम, बस यहाँ पे जो इसके फॉर्मूला है ना वही सेम है, बस यहाँ पे कोस अल्फा एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता है। कोस अल्फा इज पावर फैक्टर यहाँ पर हम बोलते हैं। अच्छा, अब आई देखो, IRMS इंटू कोस अल्फा, ये होता है वोट वाला करंट, मतलब ये वो करंट है जो कि हमारी पावर में कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, इसलिए हम इसको वोट वाला करंट बोलते हैं। लेकिन एक करंट है वोट लेस करंट, मतलब जो वोट में, जो पावर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वोट लेस करंट। सो वो हो जाएगा IRMS इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा कि कोस अल्फा को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, और कोस अल्फा, कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, सो R डिवाइडेड बाय Z या फिर VR डिवाइडेड बाय V नेट हो जाएगा। अगर हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 है, कोस अल्फा 1 हो जाएगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, और जब हमारा सर्किट रेजोनेंस में होगा तब। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर 0, अल्फा 90 डिग्री, और यहाँ पे करंट लीड्स करेगा 90 डिग्री से, देन वोल्टेज। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अल्फा 90 डिग्री, पावर फैक्टर 0, वोल्टेज यहाँ पर लीड्स करता है 90 डिग्री से बाय करंट। अच्छा, अब अगर एक्सेल, सॉरी, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है ओमेगा इंटू एल, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1 बाय ओमेगा इंटू सी। Z यानी कि सर्किट का नेट इम्पिडेंस, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या फिर XC माइनस XL का होल स्क्वायर, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करना है। और V नेट इज अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC और VC माइनस VL का होल स्क्वायर। ओके, अगर XL और XC बराबर है, या फिर VL और VC बराबर है,
तो वो केस रेजोनेंस का होगा, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। जो इंडक्टिव है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इंडक्टर कैपेसिटर एक दूसरे को मार देगा, तो सिर्फ रेजिस्टर यहाँ पर बच जाता है। करंट यहाँ पर इस केस में मैक्सिमम आता है, रेजिस्टेंस मिनिमम आता है और वो आर के इक्वल हो जाएगा। पावर मैक्सिमम हमें यहाँ पे मिलती है और जो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/√LC, यानी कि जब इतनी फ्रीक्वेंसी पे, इतनी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें रेजोनेंस मिलता है। अच्छा, अब इससे पहले ये कि वी आर इधर है, अगर वी एल ज्यादा होगा तो ये वाला ग्राफ होगा और अगर वी सी ज्यादा होगा तो ये वाला ग्राफ होगा। लेट सपोज कि वी एल ही ज्यादा है, यानी कि इंडक्टर की मान्यता यहाँ पर ज्यादा है, तो वी एल माइनस वी सी इधर और वी आर इधर, तो यहाँ पे नेट वोल्टेज इधर आ जाएगी और ये हो जाएगा एल्फा। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की टर्म्स में बात करें, सो रेजिस्टेंस इधर और एक्सएल माइनस एक्स इधर, तो नेट इम्पीडेंस, नेट रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा सर्किट का, और ये जो एंगल का डिफरेंस होगा ये हो जाएगा एल्फा। सो टेन एल्फा होता है। अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो ऐसे टेन एल्फा होता है वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय आर। अगर हमसे एल्फा पूछा जाए या फिर अगर हमसे पावर फैक्टर भी पूछा जाए तो हमें नेट वोल्टेज या फिर नेट इम्पीडेंस निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करके, जो कि अवेलेबल होगा हमारे पास, इससे डायरेक्ट टेन एल्फा निकाल के फिर हम डायरेक्ट कोस एल्फा निकाल सकते हैं। या फिर अगर एल्फा भी पूछा जाए तो यहाँ से ही निकल जाएगा। टेन एल्फा इज अगेन एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। रेजिस्टेंस की टर्म्स में और वोल्टेज की टर्म्स में सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो, डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो होती है। फ्रीक्वेंसी जीरो यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी जीरो हो गई। सो एक्सएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी और एक्ससी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। सो अगर हम डीसी करंट को पास कराते हैं एक इंडक्टर और कैपेसिटर से, सो इंडक्टर एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करता है और कैपेसिटर एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है। अच्छा, अब रेजोनेंस में यहाँ पे कुछ कर्व है, Z वर्सेस ओमेगा, यानी कि इम्पिडेंस वर्सेस ओमेगा का जो कर्व है वो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ओमेगा नॉट पे मिनिमम हमें इम्पिडेंस मिलता है और वो आर के इक्वल होता है, तो इस टाइप का कर्व आएगा यहाँ पर। अगर हम करंट वर्सेस ओमेगा की बात करें तो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी, तो इस टाइप का कर्व आएगा। और अगर हम पावर वर्सेस ओमेगा की बात करें तो अगेन रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम पावर मिलती है, तो इस टाइप का कर्व आएगा। अब omega 1 and omega 2, these are the two frequencies on which we got RMS current और maximum power की आधी करंट। मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये दो ऐसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमें आरएमएस करंट मिलता है या फिर हमें मैक्सिमम पावर जितनी भी होती है रेजोनेंस में उसकी आधी हमें पावर मिलती है। सो ये पूछी जाती है और इनके बीच के गैप को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, सो अब ये पूछी जाती है कि रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम इजीली निकाल सकते हैं। फिर हमसे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पूछी जाएगी क्वेश्चन में, मतलब वो दो फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी जिसमें हमें आधी मैक्सिमम पावर की आधी पावर मिलेगी, फिर आरएमएस करंट मिलेगा। सो वो कैसे निकालने? सबसे पहले रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेना 1/√LC से, और फिर उसमें प्लस या और माइनस कर देना R/2L। मतलब देखो इस टाइप का यहाँ पे कर्व है, यहाँ पर है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे है ओमेगा 1 और यहाँ पे ओमेगा 2। ये वाला जो कर्व, ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये R/2L का है, प्लस R/2L का है, और ये वाला जो डिस्टेंस है माइनस R/2L का है। मतलब रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी से R/2L ज्यादा है ओमेगा 2, और ओमेगा 1 R/2L जितना कम है। ठीक है, सो ओमेगा नोट निकाल के एक बार प्लस R/2L कर लेना, एक बार उसमें माइनस R/2L कर लेना। सो हमें दो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, जिसमें हमें आधी पावर मिलेगी मैक्सिमम की और आरएमएस करंट मिलेगा। नेक्स्ट एक हमारे पास आता है क्वालिटी फैक्टर। सो जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो होता है ओमेगा नोट बाय चेंज इन ओमेगा, मतलब रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, या फिर एक्सएल बाय आर या फिर एक्ससी बाय आर। एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू सेम ही होती है रेजोनेंस पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सएल बाय आर या फिर एक्ससी बाय आर कुछ भी कर लेना, या फिर 1/r इंटू √L/c। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों निकालने के लिए, कि 1/r इंटू √L डिवाइडेड बाय c।